Welcome students in this lecture of classification of animal kingdom. So far we have talked about superclass Pisces जिसमें हमने कॉन्ड्रिक्थिज एंड ऑस्टिक्थिज यानी कार्टिलेजिनस फिशेज़ और बोनी फिशेज़ के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। सुपर क्लास टेट्रापोडा में बेसिकली हमारे पास 4 क्लासेज हैं। एक क्लास एम्फीबिया की है, दूसरी रेप्टिलिया है, तीसरी क्लास जो होगी वो एवीज़ है और फोर्थ क्लास जो है वो मैमेलिया है। टेट्रापोडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लैंड पर आ चुके हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। इनमें से सबसे पहला जो ग्रुप है एम्फीबियंस का, वो सबसे पहले लैंड पर आते हैं, पर उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है। तो दे लीव देयर लाइफ बोथ ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। लेकिन उसके बाद जो रेप्टाइल्स, एवीज़ और मैमल्स हैं ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अब क्योंकि इन्हें ज़मीन पर रहना है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये चारों क्लासेस, तो दे हैव लिम्स एंड लिम्ब बोन्स, और ज़मीन पर रहने के लिए दे ऑल्सो रेस्पायर थ्रू लंग्स। इनमें से जो फर्स्ट क्लास है हमारी एम्फीबिया, इसके मेंबर्स पानी में भी रहते हैं, तो दे मे रेस्पायर थ्रू गिल्स ऑल्सो व्हेन दे आर इन वाटर। सो लेट्स बिगिन विथ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, they have amphibious life, means amphibious life means they live on land as well as water. वाटर में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एम्फीबियंस हैं वो सभी फ्रेश वाटर ही होते हैं। कोई भी मराइन एम्फीबियन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब ये इनके पास लिम्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल्सो हैव गिल्स जो कि लैंड पर रहने के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि वाई दे गो बैक टू वाटर। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दे हैव टू गो बैक टू वाटर, दे हैव टू गो बैक टू वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रीज़न, क्योंकि इनके जो एग्स हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो एग्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का शेल नहीं होता है, शेल एब्सेंट है। ऐसे एग्स को हम नॉन क्लिडोइक एग्स कहते हैं। और शेल एब्सेंट होने के कारण अगर ये ज़मीन पर अंडे देंगे तो अंडे जो हैं वो डेसिकेशन यानी कि ड्राई सूख जाएंगे, वाटर इवोपरेट हो जाएगा और ऐसे में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ज़मीन पर अंडे देने हैं, ज़मीन पर रिप्रोडक्शन करना है, तो देयर हैव टू बी शेल ऑन द एग्स, और इनके पास शेल एब्सेंट है एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव टू गो बैक टू वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इनमें पानी में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई इनकी एम्फीबियस नेचर की। आगे हम बात करते हैं देयर बॉडी। तो आप इसमें फ्रॉग को मेन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल मान के चलेंगे। तो बॉडी इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। जो फोर्थ कॉर्डेड कैरेक्टर है टेल, वो इनके लार्वल स्टेज में हो सकता है और कुछ एडल्ट एम्फीबियन में भी है, बट यूजुअली हमारा जो मेन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इसमें फ्रॉग है। तो हमारी बुक में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये मानकर चलना है कि बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेड और ट्रंक। बट देन वी कैन ऐड दैट द टेल may be present in some animals। तो मैं आपको बता दूंगा कि किन में इनमें टेल प्रेजेंट है। नाउ लेट नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो इनका एक्सोस्केलेटन का होगा, क्योंकि ये भी कॉर्डेटा का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स दे हैव एक्सोस्केलेटन। लाइक फिशेज में स्केल्स होते हैं, आगे हम रेप्टिलिया पढ़ेंगे तो उनमें भी स्केल्स होते हैं, बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, मैमल्स में हेयर्स होते हैं, पर यहाँ हमें ध्यान रखना है कि नो एक्सोस्केलेटन। एम्फीबियंस में किसी के भी पास किसी तरह का कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। कुछ एक्सेप्शनली ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें स्केल्स होंगे, लेकिन वो स्केल्स स्किन में एम्बेडेड होंगे और आपको बाहर से वो स्केल्स क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, वो विजिबल नहीं होते हैं। तो एक आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जो एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, किसी की तरह के नेल्स या किसी भी तरह के क्लोज, ये सारे स्ट्रक्चर इनमें एब्सेंट होंगे। और इनकी जो स्किन होगी वो बड़ी ही मॉइस्ट होती है एंड ग्लैंडुलर होती है। उसमें कई तरह की ग्लैंड्स होती है, पर्टिकुलरली उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती है। और इन म्यूकस ग्लैंड से इनकी जो स्किन होगी वो मॉइस्ट रहेगी, और गीली स्किन होने से, मॉइस्ट स्किन होने से दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर स्किन ऑल्सो। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। स्किन से अगर कोई एनिमल रेस्पायरेशन करता है तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, और इस तरह का रेस्पायरेशन में इससे पहले एनिलिडा में, अर्थवर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है, देयर स्किन इज ग्लैंडुलर। कई तरह की ग्लैंड्स होती है, पर्टिकुलरली म्यूकस ग्लैंड्स होती है। और इसी में एक एनिमल आएगा, आपने नाम भी सुना होगा, बुफो। बेसिकली ये टोड होता है। देयर आर 2 फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो जो टोड है, इसका साइंटिफिक नेम बुफो है, इसकी स्किन में पॉइजनस ग्लैंड भी होती है, पॉइजन ग्लैंड इन देयर स्किन। फाइन, आगे चलते हैं बच्चों हम। और इनकी जब स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन के कलरेशन पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। बच्चों इनकी जो स्किन होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, ये इस तरह का उसका शेप है। इन सेल्स को हम, इसमें ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इन सेल्स को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये इनकी स्किन की हम बात कर रहे हैं। और इस क्रोमेटोफोर जो सेल होती है उसमें एक इस तरह का ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। और बेसिकली ये जिस तरह से हमारी स्किन में है, मेलेनिन पिगमेंट ही होता है। कई सारे एम्फीबियंस क्या कर सकते हैं बच्चों कि इस सेल में इस मेलेनिन पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि या तो ये पिगमेंट पूरी सेल में इस तरह से स्प्रेड हो जाए, ओके, या ये पिगमेंट पूरी सेल में किसी एक एरिया में कंसंट्रेटेड हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों कि अगर ये पिगमेंट पूरी सेल में फैल जाएगा तो सेल जो होगी वो डार्क दिखने लगेगी, और इवन जो स्किन का कलर होगा वो भी डार्क हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये कंसंट्रेटेड पिगमेंट रहे कि वो सारा पिगमेंट किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, तो जो सेल होगी वो लाइट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और स्किन का जो कलर होगा उस एनिमल का वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से कई सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कलर के चेंज करने के इस प्रोसेस को हम मेटाक्रोसिस कहते हैं, चेंज इन स्किन कलर। इस प्रोसेस को हम मेटाक्रोसिस कहते हैं। ऐसा का ऐसा फिनोमिना आपने कैमिलियन में भी देखा होगा, कुछ फिशेज़ में भी इसी तरह से कलर चेंज किया जा सकता है। और इवन हमने मोलस्का में भी शायद डिस्कस किया है कि कई मोलस्कन भी होते हैं जो अपना कलर इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। और चेंज कलर, जो कलर का चेंज होता है, दैट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट इन द सेल्स, जो हमारे पास क्रोमेटोफोर सेल्स होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और इनके लिम्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दैट दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो जो आगे वाले होंगे उनको हम 4 लिम्स कहेंगे, और जो पीछे वाले होंगे उन्हें हम हाइंड लिम्स कहेंगे। लिम्स आर
हैविंग फिंगर्स। तो यहाँ हमारे पास जगह नहीं बची तो मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ। आप ध्यान रखना है कि जो 4 लिम्स होते हैं इनमें, उनमें 4 फिंगर्स ही होती है, 4 ही उंगलियाँ होती है। लेकिन जो हाइंड लिम्स होते हैं इनके, उनमें 5 फिंगर्स होती हैं। और क्योंकि 5 फिंगर्स वाले जो लिम्स होते हैं उन्हें हम पेंटाडेक्टाइलस लिम्स कहते हैं, पेंटाडेक्टाइलस लिम्स। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी टेट्रापोड्स का, चाहे वो एम्फीबियंस हो, रेप्टिलिया हो, एवीज हो और मैमल्स हो, ऑल वी हैव पेंटाडेक्टाइलस लिम्स। और यहाँ पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो फिंगर्स होगी उनमें किसी भी तरह का नेल्स या क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एक्सोस्केलेटन कंप्लीटली एब्सेंट है। सो दे डू नॉट हैव नेल्स और क्लोज। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। कुछ बेसिक कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए, अब हम इनके सारे सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमें जो बात करनी है वो एक बार आपको टीथ की बात करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इनके टीथ कैसे होते हैं वो समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जनरली कॉर्डेटा में टीथ कैसे होते हैं। तो हमारा एक पूरा अभी सेक्शन जो है वो टीथ पर ही चला जाएगा, ध्यान रखना है। मैं एम्फीबिया के टीथ के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल टेट्रापोडा में टीथ कैसे होते हैं, ये हमें यहाँ पढ़ना जरूरी होगा। टाइप्स ऑफ टीथ, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बोन है। बोन कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये जॉ बोन है, क्योंकि टीथ किस पर लगे रहते हैं? जॉ पे लगे रहते हैं। तो ये जो ब्राउन कलर का मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये जॉ बोन है। तो मैं 3 बोन यहाँ बना देता हूँ और लेट्स सी कि दांत कितनी तरह के होते हैं, टीथ कितनी तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। कि अगर जो टीथ हैं वो बोन की सरफेस पे इस तरह से लगे हुए हों, ऊपर अटैच्ड हैं, ये टीथ हो गया। तो ये जस्ट यहाँ पर ऊपर से आप देखिए कि बोन के ऊपर अटैच्ड है। तो ऐसे जो टीथ होते हैं बच्चों, उनको हम एक्रोडोंट टीथ कहते हैं। टीथ आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बोन। ये हमारी जॉ बोन हो गई है, चाहे लोअर जॉ बोन हो जाए या अपर जॉ बोन हो जाए। इस तरह के दांतों को हम एक्रोडोंट कहते हैं। ये जो अटैचमेंट है ये बड़ा ही लूज अटैचमेंट होता है और दांत जो है वो आसानी से सेपरेट हो सकता है, आसानी से टूट सकता है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा अरेंजमेंट और होता है, मोस्टली एम्फीबिया में इसी तरह के टीथ होते हैं। तो ये जो अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम प्लूरोडोंट टीथ कहते हैं। प्लूरोडोंट, डेफिनेशन क्या रहेगी? मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखेंगे व्हेन टीथ आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ द बोन। और अगर टॉप सरफेस पर हो तो उसे तो हम एक्रोडोंट कहते हैं, टॉप पर लगा हुआ ऊपर एक्रोडोंट हो गया। टीथ आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ द बोन, उसके साइड में लगे हुए हैं, न कि यहाँ ऊपर की ओर नहीं लगे हुए हों। तो इस तरह के अटैचमेंट को हम और इस तरह के टीथ को हम प्लूरोडोंट टीथ कहते हैं। और अगर मान लीजिए बोन के अंदर कोई सॉकेट बना हुआ हो, कोई ग्रूव बना हुआ हो, पर्टिकुलरली इस ग्रूव को हम एल्वियोलस कहते हैं। तो अगर टीथ इस एल्वियोलस के अंदर इस तरह से फिट हो जाए, जैसा कि हमारे दांत होते हैं, मैमलियन टीथ होते हैं, ये सबसे मजबूत तरह के टीथ होते हैं। इस तरह के टीथ अटैचमेंट को हम थीकोडोंट टीथ कहते हैं। थीकोडोंट टीथ कहते हैं। और ये जो थीकोडोंट टीथ हैं,
इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। सिर्फ मैमेलियन टीथ ही ऐसे होते हैं। इसके अलावा रेप्टिलिया में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके भी टीथ इसी तरह के होते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टीथ। पर्टिकुलरली एम्फीबियन टीथ जो होंगे वो सब इसी तरह के होंगे, एम्फीबियन टीथ। लेकिन एम्फीबिया में जो हमारा फ्रॉग है उसके टीथ प्लूरोडोंट नहीं होते हैं, उसके जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट टाइप के होते हैं। और इवन जो फिशेज हैं उनके भी टीथ एक्रोडोंट टाइप के होंगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों इस बेसिस पर टीथ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब हो गया कि अगर टीथ टूट जाएंगे तो वो वापस ग्रो करेंगे, नए आ जाएंगे ठीक उसी जगह पर। जितनी बार टूटेंगे उतनी बार नए आएंगे। तो टीथ कैन ग्रो मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसे दांतों को हम पॉलीफायोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल जो फिशेज के हैं, आप याद करना कार्टिलेजिनस फिशेज में मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, वही टीथ का काम करेंगे। फिशेज में और एम्फीबिया में जो टीथ होते हैं ये सभी पॉलीफायोडोंट होते हैं, यानी जितनी बार टूटेंगे उतनी बार नए आएंगे। दूसरे होते हैं बच्चों डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट हमारे कुछ दांत जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, मीन्स विच कैन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, 2 बार आ सकते हैं। तो जैसे हमारे बचपन में जो मिल्क टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद वही 20 दांत वापस नए ग्रो भी हो सकते हैं। तो ऐसे दांतों को जो 2 बार उग सकते हैं उनको डाइफायोडोंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो टूट गए तो वापस नए नहीं आते हैं, ऐसे दांतों को हम मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। ग्रो ओनली वंस इन लाइफ। तो हमारे जो कुछ ऐसे मोलर्स जो होते हैं, थर्ड मोलर जो टीथ होते हैं, वो एक बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। ऐसे दांतों को हम, ऐसे टीथ को हम मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। ग्रो ओनली वंस इन लाइफ। तो डाइफायोडोंट भी आपको एग्जाम्पल ह्यूमन में देखने को मिलेंगे और मोनोफायोडोंट के जो एग्जाम्पल होंगे वो भी आपको ह्यूमन में ही देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, कि वो कितनी बार उगते हैं। पॉलीफायोडोंट, डाइफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट। हिंदी में इनको बड़े मज़ेदार नाम से जानते हैं हम। जो मोनोफायोडोंट होते हैं वो सिर्फ एक बार ही उगते हैं, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं एक बार दंती। डाइफायोडोंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं द्विबार दंती, यानी 2 बार आते हैं। और पॉलीफायोडोंट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ज़रा सोचो बच्चों, बहुबार दंती, है ना, मज़ेदार। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो 2 तरह के दांत होते हैं बच्चों, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मैं। एक होते हैं होमोडोंट। जब किसी एनिमल के दांत सारे एक जैसे हों, इस तरह के टीथ अगर होते हैं तो हम इन्हें होमोडोंट कहते हैं। ऑल आर सेम टीथ, तो इनके फंक्शन भी सेम हो जाएंगे। सभी एनिमल्स में इसी तरह के टीथ होते हैं होमोडोंट, चाहे वो फिशेज हो, चाहे वो एम्फीबिया हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो। नहीं, बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं, उनकी जो बीक होती है उनमें टीथ नहीं पाए जाते। दूसरे होंगे हिटरोडोंट। हिटरोडोंट जो टीथ होंगे ये बच्चों मैमल्स में पाए जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि आगे ही आगे हमारे 2 इस तरह के
इंसीजर्स होते हैं, फिर उन इंसीजर्स के साथ में लगे हुए कैनाइन्स होते हैं, इस तरह के मैमल्स में कैनाइन्स होते हैं, फिर कुछ प्रीमोलर्स होते हैं और फिर कुछ इस तरह के मोलार टीथ होते हैं। तो ये इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, तो इनके क्या है, ये शेप भी चेंज हो गए और फंक्शन भी चेंज हो गए। तो इस तरह के डेंटिशन को या इस तरह के दांतों को हम हेटेरोडोंट टीथ कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो मैमल्स हो जाएगा। अब कम बैक टू द पॉइंट कि एम्फीबिया में टीथ कैसे होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम हम एम्फीबिया का पढ़ रहे हैं, और अगर हमको इनके टीथ की बात करनी है तो देयर टीथ आर प्लूरोडोंट, अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि बोन के साइड में अटैच्ड हैं। होमोडोंट यानी कि सारे दांत एक जैसे हैं, एक जैसा फंक्शन है उनका। और तीसरा, क्योंकि वो बार बार उग सकते हैं, तो देयर टीथ आर पॉलीफायोडोंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिशन, द डेंटिशन। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होगी, सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सभी तरह की, चाहे वो लीवर हो, पेंक्रियाज हो। लेकिन हाँ, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं इसमें हमें ध्यान रखना है दैट दे डू नॉट हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। इनमें अभी सलाइवरी ग्लैंड्स फ्रॉग में पर्टिकुलरली नहीं होती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इम्पोर्टेंट भी है, दैट दे हैव कॉमन ओपनिंग, दे हैव कॉमन ओपनिंग मीन्स दे हैव क्लोएका। तो डोंट फॉरगेट दिस। इससे पहले फिशेस पढ़ाया मैंने आपको, और फिशेस में मैंने आपको बताया कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनमें तो कॉमन ओपनिंग क्लोएका होती है, लेकिन जो बोनी फिशेस होती है उनमें सेपरेट ओपनिंग होती है। और अगली हमारी एम्फीबिया के बाद जो रेप्टिलिया क्लास आएगी उसमें भी आपको पता चलेगा कि दे हैव क्लोएका। उसके बाद हम बर्ड्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि दे हैव ए कॉमन ओपनिंग क्लोएका। सिर्फ वापस मेमेलिया ऐसा ग्रुप आएगा जिनमें सेपरेट ओपनिंग होगी। तो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है कि जो कॉर्डेट्स जनरली हैव कॉमन ओपनिंग क्लोएका। तो इसलिए हमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट करना है। बेसिकली ये हमें ट्रू स्टेटमेंट करना है, क्योंकि मेमेलिया को छोड़ दो और कुछ एक बोनी फिशेस को छोड़ दो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन जिनमें सेपरेट ओपनिंग है, अदरवाइज सभी कॉर्डेटा में कॉमन ओपनिंग क्लोएका प्रेजेंट होती है। तो ये एक बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे आप। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम आ जाते हैं देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों ध्यान रखें कि दे कैन रेस्पायर थ्रू स्किन, दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स, दे कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स। और फ्रॉग जैसा एनिमल है तो दे कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू देयर बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो उसे इनमें क्या है, नेक नहीं होती बच्चों, तो नेक नहीं होने के कारण बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में जो एक सेपरेशन होना चाहिए वो भी क्लियर कट सेपरेशन नहीं है। तो दे हैव ए कॉमन कैविटी जिसे हम बक्को फेरिंजियल कैविटी कहते हैं, बक्को फेरिंजियल कैविटी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारी एक तो ओरल कैविटी हो जाएगी जहाँ हमारे टीथ और हमारी टंग होती है, इसे हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी के पीछे जो हमारी नेक वाला रीजन है वहाँ पर उनमें हमें फेरिंग्स होती है। इनमें फेरिंग्स और बक्कल कैविटी में क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, तो उस कैविटी को हम बक्को फेरिंजियल कैविटी कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये एनिमल वाटर में होते हैं तो ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फ्रॉग की बात करें, एडल्ट फ्रॉग भी अगर पानी में जाएगा तो वो पानी में स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है। और ज़मीन पर आने के बाद भी क्योंकि उसकी स्किन मॉइस्ट होती है तो कुछ गैसेस एक्सचेंज वहाँ से पॉसिबल होता है, तो स्किन से रेस्पिरेशन ये करते हैं। और इनके जो लार्वा होते हैं या जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, लार्वा और जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं
वो सभी गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। ज़मीन पर जब ये आ जाते हैं तो ये लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे। और इवन जैसे फ्रॉग है, उसका मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रॉग किसी एक जगह पर ज़मीन पर है, पानी से बाहर निकला हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है ज़मीन पे, तो वो क्या करेगा कि अपने नॉस्ट्रिल से जो हवा लेगा, एयर लेगा, वो अपने मुंह में बक्कोफेरिंजियल कैविटी तक पहुंचाएगा और उसको आगे लंग्स में नहीं भेजेगा, उस हवा को अपने मुंह में भर देगा। तो जैसे हम भी कभी करते हैं, हनुमान जी जैसा मुंह बना लेते हैं, मुंह में हवा भर लेते हैं। इन द सेम सेंस ये अपनी बक्कोफेरिंजियल कैविटी में हवा भर के रखता है। और इसकी जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी है, उसकी जो वॉल है वो हाईली वस्कुलराइज्ड है, यानी वहाँ पर खूब सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी में भी गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, पर क्योंकि फ्रॉग ज़मीन पर बैठा हुआ है, लैंड पर बैठा हुआ है, चुपचाप है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस समय उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो अपने मुंह में यानी कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी में हवा भर के वहीं से गैसियस एक्सचेंज कर लेता है एंड दैट इज़ इनफ फॉर हिम। लेकिन अगर वो थोड़ी एक्टिविटी शुरू कर देता है, कूदने लग जाता है, इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी फिर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। फिर वो उस हवा को बक्कोफेरिंजियल कैविटी में नहीं भरेगा, बल्कि वहाँ से और पीछे भेज देगा, यानी वो हवा जो है वो लंग्स में चली जाएगी, जहाँ गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है। तो जब ज़मीन पर होगा तो दोनों ही तरीके से वो रेस्पिरेशन कर सकता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी से भी कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है। और ये डिपेंड करेगा उसकी ऑक्सीजन डिमांड पर। अगर वो एक्टिव है तो लंग्स से करेगा, और अगर लेस एक्टिव है तो वो बक्कोफेरिंजियल कैविटी से करेगा। कब करेगा? ऑन लैंड व्हेन लेस एक्टिव। तो बच्चों इस तरह से हमने इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो कॉर्डेटा में जिस तरह से होता है इन जनरल, ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज्ड होगा। बात करते हैं हम इनके हार्ट की। तो जो हार्ट है बच्चों वो इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और आप देखिए कि 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा दिखाई देता है। मैं एक इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें इस तरह से 2 ऑरिकल्स हो जाएंगे, ये देखिए, और वेंट्रिकल जो होगा वो इनमें एक ही होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये यहाँ पे राइट ऑरिकल हो गया, और एक कॉमन वेंट्रिकल है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ वेंट्रिकल में भी एक पार्टीशन होता है, पर इन एनिमल में ये वेंट्रिकल वाला पार्टीशन नहीं है। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों कि इनके हार्ट के बैक साइड में एक इस तरह का, ये देखिए, ये एक चैम्बर दिखाई दे रहा है। इस चैम्बर को साइनस वेनोसस कहते हैं, साइनस वेनोसस। तो हेड वाला जो रीजन है, हेड वाला, वहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ आएगा और पीछे से पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले साइनस वेनोसस में आएगा। और ये जो साइनस वेनोसस है ये यहाँ इसमें खुल जाएगा राइट ऑरिकल में। तो यहाँ पर यह सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से बच्चों एक बड़ा ब्लड वेसल निकलता है। वेंट्रिकल से एक बड़ा ब्लड वेसल निकलता है जिसे हम कोनस आर्टरियोसस कहते हैं या ट्रंकस आर्टरियोसस कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा कोनस आर्टरियोसस। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें जाएगा, और ये यहाँ से ब्लड लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब मैं समझा रहा हूँ। ये कहाँ गया? लंग्स में गया। फॉर व्हाट पर्पज? प्यूरिफिकेशन के लिए गया। अब लंग्स से जब ये ब्लड वापस रिटर्न होकर आएगा तो ये इधर आएगा, लेफ्ट ओरिकल में आएगा, और लेफ्ट ओरिकल से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और हम तो जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी पहले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया हुआ है,
इसका मतलब हो गया कि इनके वेंट्रिकल में यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है। और जिस तरह से हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन रहता है, इस तरह का कंप्लीट सेपरेशन इनमें नहीं होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके पास मिक्स ब्लड होता है। अब ये जो बेसिकली अभी मैंने बताया ऊपर गया, तो ये जो कोनस आर्टेरियोसस में ब्लड गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड के साथ साथ इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उस मिक्स्ड ब्लड का कुछ पोर्शन लंग्स में जाएगा और कुछ पोर्शन उसका बॉडी में चला जाएगा। अब बॉडी में जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, वो भी प्योर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी में जो सप्लाई हो रहा है वो भी मिक्स ब्लड ही सप्लाई होता है। और यही कारण है कि आप कभी भी एम्फीबियंस को देखो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड बॉडी में फ्लो कर रहा है वो मिक्स ब्लड फ्लो करता है। अब आपने यहाँ ये देख लिया कि इनमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें सिंगल सर्किट है कि डबल सर्किट है, तो उसको आप पहले चेक कर लीजिए कि जो हार्ट है, सॉरी हम बॉडी से शुरू करते हैं, कि जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी से ब्लड पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से अब वो वापस बॉडी में जाएगा। यानी कि जो कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ उसमें 2 बार हार्ट से ब्लड गुजर रहा है। एक बार बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है बच्चों, उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि इस डबल सर्कुलेशन में ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ओके, और इस कारण हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल तो होगा, आपसे पूछा जाएगा एम्फीबियन में सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है, तो ऑप्शन आपको डबल सर्कुलेशन पर करना है। लेकिन डबल सर्कुलेशन के साथ अगर वहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो फिर आपका जो जवाब रहेगा वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहेगा। तो दिस इज अबाउट देयर हार्ट। हार्ट में 2 नए स्ट्रक्चर्स भी देखे हमने, एक को देखा है हमने साइनस वेनोसस और दूसरा देखा है हमने कोनस आर्टरियोसस, और दूसरा इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आगे इनके ब्लड की बात करें तो सिंपल फीचर्स हैं, आपको याद होगा आरबीसीज, मेमिलिया को छोड़ दो तो अदरवाइज ओवल को हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ओवल होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, और एक बड़ी मज़ेदार बात, इनके आरबीसी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और इसी में एक आगे जाके एनिमल आएगा, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसका, एम्फीयूमा, उसे हम कोंगो ईल के नाम से भी जानते हैं, कोंगो ईल के नाम से जानते हैं। इसके जो आरबीसी हैं वो पूरे कॉर्डेटा में लार्जेस्ट आरबीसी होते हैं। एम्फीयूमा के, कोंगो ईल के जो आरबीसी होंगे वो लार्जेस्ट आरबीसी हैं। इसके अलावा क्योंकि एम्फीबिया है तो दोनों ही तरह के पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होगा और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होगा। बच्चों ये बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अप टू रेप्टिलिया रीनल पोर्टल सिस्टम चलेगा, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होगा, लेकिन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो सभी कोरोडेटा में प्रेजेंट रहेगा। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें भी होगा, इसके बाद इवन रेप्टिलिया में भी होगा, और इससे पहले जो फिशेस गई हैं उनमें भी प्रेजेंट था और ये आगे प्रेजेंट रहेगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद। नाउ कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ठीक है, कोई खास हमें इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं, आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाते जाएं तो आप इनको कर पाएंगे। एक्सक्रीशन इनमें किडनी से होगा, किडनी इनकी मेनली मीजोनेफ्रिक रहेगी, आगे रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी हो जाएगी। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा इनका? एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसमें दोनों तरह का, अगर ये पानी में है तो अमोनिया व्हेन इन वाटर, या जो एक्वेटिक जितने भी होंगे जो पानी में रहते हैं मोस्टली एम्फीबियंस, उनमें अमोनिया हो जाएगा, और अदरवाइज यूरिया हो जाएगा व्हेन ऑन लैंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों
और इनके स्केलेटल सिस्टम में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर कुछ पॉइंट हमें स्केलेटल सिस्टम के भी यहाँ डिस्कस करने हैं। पर्टिकुलरली इनके स्कल के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। तो बड़ी सिंपल से ट्रिक दूंगा मैं आपको, अच्छे से याद हो जाएगा। पर स्कल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा सुनिए। ह्यूमन का स्कल अपन देखें कि अगर आप ह्यूमन को के स्कल को ऊपर से देखें, टॉप अगर आप देखें, सॉरी, ओके, ये हम किसी ह्यूमन के स्कल को अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें उसमें कुछ बोन्स दिखाई देती है बच्चों। ये आप समझ गए कि किसी इंसान को हम ऊपर टॉप से देख रहे हैं स्कल को, इधर उसका नोज़ वगैरह होगा, है ना। तो वहाँ हमें बच्चों कुछ बोन्स दिखाई देती है। मैं एक बार उन बोन्स के नाम बता देता हूँ आपको, आगे पीछे इनको लर्न तो करना ही पड़ेगा। जो हमारे सामने जो हम बोन होती है उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। जो हमारा फोर हेड है ना, हमारी आइज़ के ऊपर का जो फ्रंट जहाँ तिलक लगाते हैं, ये वो वाला पोर्शन है, इसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। और ये जो साइड में बोन है इसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये हमारे कान के आसपास वाली बोन है। और टॉप पे जो बोन है ये वाली और ये वाली दोनों, इन्हें हम पैराइटल बोन कहते हैं। और ये जो पीछे वाली बोन है इसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। अब बच्चों पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब ये फ्रंट व्यू हो गया। अब मैं साइड व्यू आपको यहाँ बात करें कि जैसे ये हमारा इस तरह से क्रेनियम है, तो यहाँ ये जो बोन होगी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, अभी हमने बात करी है, ये वाली ऑसिपिटल बोन होती है। फाइन, वेरी गुड। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इसी ऑसिपिटल बोन के ऊपर से अटैच्ड रहता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ऑसिपिटल बोन है वहाँ पे एक इस तरह का प्रोसेस होता है, उभार होता है, निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। करेक्ट। और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली बोन है जिसे हम एटलस कहते हैं, इस एटलस में बच्चों इस तरह का एक डिप्रेशन होता है। देखिए मैं बना रहा हूँ, इस तरह का एक डिप्रेशन होता है और इसी डिप्रेशन में हमारा ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है ये फिटेड रहता है। आ गया समझ में आपको? वेरी गुड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द पॉइंट कि ये जो हमारी पीछे की तरफ स्कल में बैक साइड में जो बोन है इसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। और इस ऑसिपिटल बोन पे एक एलिवेशन होता है, उस एलिवेशन को हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। और जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन है, पहला वर्टिब्रा जो है जिसे हम एटलस कहते हैं, उसमें इस तरह का एक डिप्रेशन होता है और जो हमारा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ये उसी डिप्रेशन में फिटेड रहता है। वेल, अब पॉइंट आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए आप। मैमल्स यानी हम और जो एम्फीबिया है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। मैमल्स और एम्फीबिया में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। वह यहाँ ये जो मैंने बनाया अभी यहाँ पे, ऐसे एक नहीं होते हैं बल्कि दो होते हैं। तो टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं। ऑब्वियसली वहाँ जो ग्रूव होंगे वो भी दो होंगे। और टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होने के कारण जो स्कल होता है उसे हम डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब जो बचे हुए जितने भी हैं, एक आपकी फिशेज, दूसरे आपके रेप्टाइल्स और तीसरे आपके एवीज जो हैं, उनमें एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। तो ऐसे में उनका जो स्कल है उसे हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि किन एनिमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल है और किन एनिमल में मोनोकोंडाइलिक है। तो आप तो बस मैमल्स और एम्फीबिया का याद रख लो, हमारा डाइकोंडाइलिक है और एम्फीबिया का भी डाइकोंडाइलिक है। इसके अलावा जितने भी हैं उन सभी में मोनोकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्कल, व्हाट काइंड ऑफ स्कल दे हैव।
तो दे हैव डाइकोंडाइलिक स्कल। इसके अलावा एक पॉइंट और बच्चों, जो स्केलेटल सिस्टम में हमें एक्सप्लेन करना होता है और आपको भी आगे से याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। बात कर रहा हूँ मैं ईयर की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से। ईयर में मैंने आपको बताया, पहले मैं ह्यूमन ईयर बता देता हूँ। आपको याद होगा एक बार पिन्ना होता है, निकला हुआ पार्ट, उसके बाद एक इस तरह की एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और आगे जाके एक इस तरह का टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। इस टिम्पेनम के बाद में एक होलो कैविटी आती है। उस होलो कैविटी में 3 बोन्स होती है बच्चों। एक का नाम है मेलियस, जो हैमर शेप की होती है, मेलियस। उसके बाद एक इस तरह की बोन और है, जिसे हम इंकस कहते हैं। फर्स्ट वाली हो गई मेलियस, दूसरी हो गई इंकस, और यहाँ एक तीसरी बोन और होती है जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। ओके, तो ये तीसरी बोन हो गई स्टेपीज। इसके बाद आगे इंटरनल ईयर शुरुआत हो जाती है उसमें, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा इंटरनल ईयर होता है उसमें एक इस तरह से कोक्लिया हो जाएगा, इस तरह से एक कोक्लिया होता है, और फिर एक वेस्टिब्यूल वाला पार्ट होता है सेक्युलस, यूट्रिकुलस, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वहाँ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और इस तरह से प्रेजेंट रहती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और हो जाएगी। एनीवे बच्चों, मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन हमारा इंटरनल ईयर का हो गया। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हो गया ये मिडल ईयर हो गया, और ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल ईयर हो गया। इज दैट क्लियर? व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ कि ह्यूमन का ये ईयर जो मैंने बनाया है, इसमें आपने यहाँ पर मिडल ईयर में 3 बोन्स देखी है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिशेज में मिडल ईयर एब्सेंट होता है, फिशेज में एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट होता है, और मिडल ईयर जो होगा वो भी एब्सेंट होगा। लेकिन अब एम्फीबिया और जो रेप्टिलिया होंगे, इनमें पिन्ना और जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये एब्सेंट हो जाएगी। बट नाउ दे विल हैव टिम्पेनम, टिम्पेनम के साथ साथ उनमें मिडल ईयर होगा, और मिडल ईयर के साथ साथ उनमें इंटरनल ईयर भी होगा, और इंटरनल ईयर में कोक्लिया भी होगा, और जो 3 हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो भी होगा। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, इनका फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैलेंसिंग का है, और जो कोक्लिया है इसका जो फंक्शन होगा वो हियरिंग का होगा। एम्फीबियंस बहुत अच्छे से सुन भी सकते हैं, वैसे सुनने की जो कैपेसिटी थी वो फिशेज में भी थी, लेकिन फिशेज में कोक्लिया डेवलप नहीं होता है। एम्फीबिया से कोक्लिया वेल डेवलप हो जाएगा, और इनमें हियरिंग की कैपेसिटी आ जाएगी। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बैलेंसिंग का काम करेंगे। दे विल हैव टिम्पेनम, बिल्कुल, दे विल हैव मिडल ईयर, बिल्कुल होगा उनमें सारा। पिन्ना जो है वो उनमें एब्सेंट है, और ऑडिटरी कैनाल भी इनमें एब्सेंट होगी। ये दोनों के बता रहा हूँ मैं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। नाउ द पॉइंट इज दैट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब बताने जा रहा हूँ, जो मिडल ईयर होगा इनका एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, उस मिडल ईयर में सिर्फ एक ही बोन होगी। यहाँ जो हमने ये 3 बोन बनाई है, इसकी जगह पर उनमें
यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल बोन होती है। मैं इसको हटा देता हूँ वापस। उस सिंगल बोन को कोलुमेला ओरिस कहते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू दैट स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो रहा है। मिडल ईयर कंटेन ओनली सिंगल बोन, दैट इज नाम है उसका कोलुमेला ओरिस। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है। और इवन जो बर्ड्स होगी इसके बाद, क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में, बर्ड्स में कान कैसा होगा तो वो भी ध्यान से सुन लें आप। पिन्ना एब्सेंट होगा उनमें। ये चीज़ एक साथ अगर हम सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप देखो कैसे 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 ईयर का धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। पिन्ना एब्सेंट होगा, लेकिन उनमें जो ईयर कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, वो ईयर कैनाल इनमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। उसके बाद उनका मिडल ईयर आ जाएगा। तो मिडल ईयर में उनमें भी एक ही बोन है, कोलुमेला ही होगी उनमें भी 3 बोन्स नहीं होगी। उसके बाद उनका इंटरनल ईयर आ जाएगा। तो इंटरनल ईयर में उनके दोनों ही पार्ट हो जाएंगे। उनके पास कोक्लिया भी होगा एक अच्छे से वेल डेवलप, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होगी। तो अगर हम इसको रिपीट करें थोड़ा सा, तो फिशेज में हमने क्या देखा, एक्सटर्नल ईयर भी नहीं था यानी पिन्ना एब्सेंट, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो कैनाल है वो भी एब्सेंट। उसके बाद इवन मिडल ईयर भी एब्सेंट है उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। और इंटरनल ईयर में भी उनके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। कोक्लिया उनका भी डेवलप्ड नहीं होता है। फिशेस से आगे बढ़े एम्फीबिया। अब यहाँ से मिडल ईयर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मिडल ईयर से पहले जो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक पिन्ना और एक ऑडिटरी कैनाल, वो दोनों तो एब्सेंट होगी। शुरुआत होगी इनके ईयर की सीधा टिम्पेनम से। तो बाहर इनकी स्किन के वहाँ आँख के नीचे आप अगर देखो तो डायरेक्ट आपको वहाँ पर एक टिम्पेनम दिखाई देगा, ईयर ड्रम दिखाई देगा, और आप डायरेक्टली जाके उसको नॉक कर सकते हो। उस टिम्पेनम के ठीक अंदर जो मिडल ईयर होगा उसमें एक ही बोन होगी, कोलुमेला ओरिस, और उसके बाद इंटरनल ईयर आ जाएगा जिसमें एक तो कोक्लिया हो जाएगा और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो जाएगी। दिस इज द सिनेरियो फॉर एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। इससे आगे बढ़े हम, वी विल कम टू द बर्ड्स में क्या है कि एक्सटर्नल ईयर आ जाएगा, पर उस एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना एब्सेंट होगा, ईयर कैनाल प्रेजेंट होगी। तो आप इनका जो ईयर ड्रम है वो डायरेक्टली बाहर नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो उस कैनाल के थोड़ा अंदर की ओर होगा। मिडल ईयर में ध्यान रखना है, इनमें भी एक ही बोन है, कोलुमेला ओरिस, और इंटरनल ईयर में कोक्लिया और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो जाएगी। अब जैसे ही हम मैमल्स में आएंगे, मैमल्स में सिनेरियो क्या रहेगा, मैमल्स में सब कुछ ये ऊपर मैंने आपको डायग्राम जो बनाया वो मैमल्स का ही बनाया, दैट वी हैव ए पिन्ना, वी हैव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। मिडल ईयर में हमारे पास ये एक डिफरेंस रहेगा बाकी वर्टिब्रेट में और हमारे में। हमारे मिडल ईयर में 3 बोन्स हो जाएगी, मेलियस होगी, इंकस होगी और स्टेपिस होगी। इंटरनल ईयर में हमारे पास एक कोक्लिया हो जाएगा और दूसरा ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह सारी हो जाएगी। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ ईयर थ्रू आउट द कॉर्डेट्स। किस तरह से हमने देखा कि ईयर आगे बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी आइज़ के बारे में। तो आइज़ तो ठीक है, प्रेजेंट है, कोई खास बात नहीं। जो नई चीज़ आई है और जो आने लायक क्वेश्चन है, एक ही बात बताऊंगा आपको, दे ऑल्सो हैव आईलिड्स, क्योंकि अब तक इससे पहले आईलिड्स नहीं थी। फिशेज में कोई इस तरह से प्रॉपर आईलिड्स नहीं होती, उनकी आंखें सीधी आपको फ्रंट में दिखाई देती, दे डू नॉट हैव आईलिड्स। लेकिन एम्फीबिया से आंखों के ऊपर आईलिड्स की शुरुआत भी हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में हमको ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना होता है। नर्वस सिस्टम में हमें ये देखना होता है कि इनके पास क्रेनियल नर्व्स कितनी होगी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब से नेक आएगी यानी कि रेप्टिलिया के बाद में 12 पेयर्स होंगे, अप टू एम्फीबिया इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे। ओके बच्चों, उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स जो जनरली हम कॉर्डेटा में डिस्कस कर रहे हैं वही डिस्कस कर लेते हैं। कि एक रिप्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, बात कर चुके हैं हम रिप्रोडक्शन की।
आपको अब ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स जो होंगे वो सभी यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। इनमें से कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी पेनिस लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें एक्सेप्शनली फ्यू ऐसे हो जाएंगे, फ्यू हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन आपको ब्रॉडली फर्टिलाइजेशन अगर पूछा जाए एम्फीबिया में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करना है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। और दो तरह के लार्वा आपको याद रखने, जैसे फ्रॉग में होता है, तो फ्रॉग में तो हम जानते हैं कि टेडपोल लार्वा है, और कुछ जो सैलामेंडर्स होते हैं उनमें एक्सोलोटल लार्वा होता है। तो ये आपको दोनों याद रखने, दो तरह के लार्वा है, फ्रॉग में टेडपोल लार्वा है, और सैलामेंडर्स जो होते हैं, सैलामेंडर्स बताऊंगा मैं आपको, इनके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उसमें इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। टेडपोल में एक्सोलोटल लार्वा होता है। उसके बाद फाइनली आ जाए टेम्परेचर की बात करें। ये जस्ट रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, लेकिन हमें हर बार याद तो रखना ही है। ऑल दीज मेंबर्स आर पोइकिलोथर्मिक, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दीज आर पोइकिलोथर्मिक। और दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो याद रखना है आपको, दे बिलोंग्स टू एनेमनियोटा। इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट हो जाएगी। दैट्स इट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और बाकी आगे का जो पार्ट है इनके एग्जांपल्स वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।